लास्ट वीक हमने मार्केट में हैवी सेल ऑफ देखा। एफआईआईज का कांस्टेंट सेलिंग हमें देखने को मिला, चाहे वो जिस भी रीज़न से रहा हो, बेट ग्लोबल सेंटिमेंट, बेट बिकॉज ऑफ अपकमिंग बजट, बट उन सभी चीज़ों पे फुल स्टॉप लगता हुआ दिख रहा है और मार्केट में एक बुलिश सेंटिमेंट बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो इस बजट के वजह से कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट होता हुआ हमें नज़र आ सकता है आने वाले दिनों में, उस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या प्लान रहेगा, क्या एनालिसिस रहेगी कल के दिन के लिए, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार मार्केट स्नैपशॉट ले लेते हैं, एक बार मार्केट समरी देख लेते हैं कि मार्केट में सब कुछ कैसा रहा बाय द एंड ऑफ द डे। सो सेंसेक्स 1.46% ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आया, विच इज 848.4 पॉइंट्स ऊपर। निफ्टी 237 पॉइंट्स अप, ऑलमोस्ट 1.37%। निफ्टी बैंक 530 पॉइंट्स अप, ऑलमोस्ट 1.4%। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो जो स्टॉक्स ग्रीन में क्लोज हुए हैं 2011 स्टॉक्स, एंड जो रेड में क्लोज हुए हैं वो 807 स्टॉक्स। सेक्टर वाइज बात करें तो ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स ग्रीन में थे, सिवाय 3 के, विच आर निफ्टी एनर्जी, पीएसयू बैंक एंड निफ्टी ऑटो। इसके अलावा बाकी सभी सेक्टर्स पॉजिटिव थे, जिनमें कि निफ्टी मेटल में खासा हमको मूवमेंट नज़र आया, प्लस निफ्टी फार्मा फॉलोड बाय निफ्टी एफएमसीजी, रियल्टी, निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एंड देन निफ्टी मीडिया। उसके बाद निफ्टी एनर्जी, पीएसयू बैंक एंड ऑटो सेक्टर, ये तीनों हमें रेड में क्लोज होते हुए नजर आए। बात करें टॉप गेनर्स की निफ्टी 50 में, तो वो थे टाटा स्टील, सन फार्मा, इंडसइंड बैंक, श्री सीमेंट, हिंडाल्को। एंड टॉप लूजर्स की बात करें तो बीपीसीएल, आईओसी, टाटा मोटर्स, एमएनएम एंड एसबीआई लाइफ। नाउ क्विकली देख लेते हैं आज के जो रिजल्ट्स आए हैं कंपनीज के, वो कैसे रहे हैं, जिनमें सबसे पहला है अदानी पोर्ट्स। सो ये मैं बता रहा हूँ जो अभी तक आ चुके हैं, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, तो आए तो काफ़ी सारे हैं, बट जो मेन है, जो मुझे लगता है ज़्यादा ज़्यादा अच्छे स्टॉक्स है, जिनको हम रेगुलर बेसिस पे वॉच करते हैं, ट्रेड करते हैं, सिर्फ उन्हीं की बात मैं करूँगा। सो अदानी पोर्ट्स नेट प्रॉफिट है 14.72 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 15.61 बिलियन रुपीज़ ईयर ऑन ईयर, जो कि कम है पिछले साल के मुकाबले। एस्टिमेटेड था 13.3 बिलियन, जिसके मुकाबले ज़्यादा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में 9.54 बिलियन था, जिसके मुकाबले इस बार 14.72 बिलियन है, जो कि अगेन पॉजिटिव है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू है 37.97 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 37.46 बिलियन ईयर ऑन ईयर, जो कि ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में 36.2 बिलियन था, इस क्वार्टर में बढ़ के 37.97 बिलियन है, विच इज़ अगेन पॉजिटिव। ठीक है, तो ओवरऑल जो रिजल्ट है अदानी पोर्ट्स का वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट इज इंडिया होटल। सो इंडिया होटल का जो नेट प्रॉफिट रहा है इस क्वार्टर में वो है 760.1 मिलियन रुपीस वर्सेस लॉस ऑफ 1.9 बिलियन ईयर ऑन ईयर, तो इसके मुकाबले काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट था 850 मिलियन, जो बीट नहीं कर पाया, सो दिस इज अ नेगेटिव थिंग। एंड लास्ट क्वार्टर में जो रिजल्ट था दैट वाज 1.21 बिलियन, जिसके मुकाबले तो काफ़ी अच्छा है। नाउ रेवेन्यू की बात करें 11.11 बिलियन रुपीस वर्सेस 5.6 बिलियन ईयर ऑन ईयर, जिसमें कि हमें अच्छा खासा बढ़त नज़र आ रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव पॉइंट है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो उसमें भी जो रेवेन्यू है उसमें अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ये भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट इज टेकएम। सो टेकएम का क्या रहा वो देख लेते हैं। एबिटा है टेकएम का 16.98 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 16.5 बिलियन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, तो यहाँ पे हमें जंप देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे बात करें तो उसमें भी हमें जंप देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर था 15.4 बिलियन, इस ईयर है 16.98 बिलियन। एबिटा मार्जिन घटा है, क्लियरली देख सकते हैं 15.18% से 14.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर की बात करें तो भी हमें गिरावट ही देखने को मिल रहा है एबिटा मार्जिन में। कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है 13.6 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 13.1 बिलियन ईयर ऑन ईयर, तो इसमें हमें बढ़ोतरी दिख रही है। बट एस्टिमेटेड था 14.6 बिलियन, जो कि नहीं आया है। सो यहाँ पे हमें थोड़ी नेगेटिविटी दिख रही है, क्योंकि जो एस्टिमेशन था उससे कम है।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में 13.4 बिलियन रुपीस रहा और इस क्वार्टर में 13.6 बिलियन, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। Q3 रेवेन्यू की बात करें तो 114.5 बिलियन रुपीस वर्सेस 108.8 बिलियन रुपीस क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड ईयर ऑन ईयर 96.5 बिलियन। तो रेवेन्यू ओवरऑल ठीक है, लास्ट क्वार्टर से भी ज़्यादा है, प्लस ईयर ऑन ईयर के बेसिस में भी ज़्यादा है, बट बहुत ज़्यादा खास कुछ इसमें नहीं है टेक महिंद्रा में। इसका एक रीज़न ये भी है कि लास्ट कुछ टाइम से जो सेमीकंडक्टर्स का जो शॉर्टेज चल रहा था, प्लस जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का शॉर्टेज चल रहा था, उसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो सेल होना चाहिए था वो कम ही आया है लास्ट क्वार्टर में। बट ये चीज़ें अब सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही हैं, तो होपफुली नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट दे सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन स्टॉक्स पे आपको फोकस नहीं रखना है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखना है कि बाय ऑन डिप्स। ठीक है, जब जब स्टॉक में करेक्शन होता है, चाहे किसी भी रीज़न से हो, डिप्स पे हमेशा उसको एक्यूमुलेट कीजिए, अच्छे स्टॉक्स को, जैसे कि टेक महिंद्रा है, ठीक है, ये एक अच्छा स्टॉक है। इंडिया होटल, ठीक है, अभी भी जो कोविड रेस्ट्रिक्शंस लगे थे और जब ये ओमिक्रॉन आया था तो काफ़ी स्टॉक्स में करेक्शंस आए थे जो होटल टूरिज्म से रिलेटेड स्टॉक्स थे, तो तब भी आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि ओवर द टाइम ये सारी चीज़ें खुल ही जाएंगी और जब ये खुलेंगी तो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी जंप होंगी, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस भी जंप करेगा। तो हमेशा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी है अच्छे स्टॉक्स पे। ओके, सो आ जाते हैं बजट पे। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इस बार का जो बजट है वो क्लीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, इन तीनों चीज़ों पे फोकस्ड है। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों में फर्दर बाइफिकेशन है, फर्दर सब कैटेगरीज हैं। जैसे क्लीन एनर्जी की बात करें तो उसमें बैटरीज हो गई, ठीक है, देन उसमें सोलर पावर हो गया, देन बायोफ्यूल्स हो गए। टेक्नोलॉजी की बात करें तो डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग हो गए, ड्रोन्स का इंट्रोडक्शन इनटू फार्मिंग एंड डिफेंस सिस्टम, देन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ सेक्टर एंड इस तरह की डिजिटल प्लेटफॉर्म इन एजुकेशन। तो इस तरह की चीज़ें पे ज़्यादा फोकस किया गया है। सो इनके डायरेक्ट बेनिफिशियरीज कौन होंगे, कौन से स्टॉक्स हैं जिनको फोकस में रखना है, जिनमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी है, उस पर हम बात करेंगे। एंड इसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी। सो सबसे पहले है ईवी बैटरी मेकर्स। ठीक है, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको बेनिफिट होगा। तो ईवी बैटरी मेकर्स विल गेन फ्रॉम न्यू स्वैपिंग पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब ये स्वैपिंग पॉलिसी क्या है? ठीक है, स्वैपिंग पॉलिसी है कि अब तक जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं इंडिया में, चाहे वो टाटा नेक्सॉन हो या किया के हो, मतलब किया ये जो ऑटोमोबाइल कंपनी है उन्होंने भी अपना लॉन्च किया हुआ है, होंडा भी लॉन्च कर रहा है, शायद कर दिया है। सो उसमें एक मेजर ड्रॉबैक क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है उसको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गया ऑन ट्रैवल तो आपको फिर 1-1.5 घंटा लग जाएगा उसको चार्ज करने में चार्जिंग स्टेशन में। ठीक है, अगर फास्ट चार्जिंग है भी तो भी वो आपका 15-20 मिनट्स 30 मिनट्स तो लेगा ही लेगा। करेक्ट, जैसे हमें पेट्रोल डलवाना है, अगर पेट्रोल कम हो रहा है तो हम गए स्टेशन पे, हमने पैसे दिए, 3000 दिए, टंकी फुल करा ली, 5 मिनट में टंकी फुल हो जाता है। करेक्ट, बट ये चीज़ एक मेजर ड्रॉबैक है इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में, जहां आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है अपने कार को रिचार्ज करने में। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, और कहीं ना कहीं ये रीज़न है कि लोग उतना ज़्यादा अभी प्रेफर नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज करने के लिए, बिकॉज कि लॉन्ग रूट में ये एक मेजर प्रॉब्लम है। सो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी में क्या है कि जब भी आपकी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली हो या डिस्चार्ज हो गई हो, आपको स्टेशन पे जाना है, और स्टेशन पे जब आप जाएंगे तो आपकी ये जो डिस्चार्ज बैटरी है ये निकाल लिया जाएगा और एक रिचार्ज बैटरी उसमें इंस्टॉल कर दिया जाएगा। अब इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हैं कि फिर क्या बैटरी सबकी एक जैसी होगी सभी कार्स की, या उसमें कुछ इस तरह की माउंटिंग होगी कि कोई भी बैटरी किसी भी कार में लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें बाद में जो इंजीनियर्स हैं वो इस पर डिस्कस करेंगे, जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हैं वो कुछ ना कुछ फिगर आउट करेंगे। बट इस तरह की पॉलिसी फॉरेन कंट्रीज़ में ऑलरेडी चल रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में नहीं हो सकता, तो ईजिली हो सकता है। और इस पर गवर्नमेंट ने अपना जो इंटरेस्ट है वो शो किया है बजट में। तो आने वाले टाइम में ये पॉलिसी ज़रूर इंट्रोड्यूस होगी। सो इसके मेजर बेनिफिशियरी कौन होंगे? सबसे पहले एक्साइड इंडस्ट्रीज एंड अमर राजा बैटरीज। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी है, जब भी आपको डिप्स में मिले आपको एक्यूमुलेट करना है। और वैसे भी ईवी के पॉइंट ऑफ व्यू से
ये दोनों ही स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी रिकमेंड किए हुए हैं, तो बाय ऑन डिप्स में आपको ये रखना है। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। So plans for investment in remote roads, mass transit in cities and 400 new Vande Bharat trains in 3 years। अब ये जो चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान इस बजट में लेके आया गया है, इसका जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा वो कौन होगा? वो होंगे L&T, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर, KNR इंफ्रास्ट्रक्चर, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटेनर कॉर्प, अलकार्गो लॉजिस्टिक्स एंड IRCTC। ठीक है, लेकिन क्या ये सभी स्टॉक्स आपको लेने हैं? नहीं, सब स्टॉक्स आपको नहीं लेने हैं। आपको जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, उनमें आपको फोकस करना है। जैसे कि IRCTC डिप्स पे मिले तो एक्यूमुलेट करो। देन IRB इंफ्रा भी अच्छा है, तो इसको भी आप रख सकते हो अपने वॉच में। जब जब डिप्स में मिले तभी लेना है, ऊपर के लेवल्स पे बिल्कुल नहीं बाय करनी है। ठीक है, L&T एक बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको भी बाय ऑन डिप्स पे आपको एक्यूमुलेट करना है फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। Next is metals. So the government has plans of allocating 600 billion rupees for piped water to 38 million homes. अब जब piped water 38 मिलियन घरों में पहुंचाया जाएगा तो उसके लिए कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व होगा, करेक्ट, और मेटल सेक्टर भी इन्वॉल्व होगा, करेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा, पाइप्स बनाने के लिए मेटल्स की भी जरूरत होती है। तो उसका जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा वो होगा वेदांता, टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदल स्टेनलेस स्टील, पाइप मेकर्स, जैन इरिगेशन सिस्टम, KSB लिमिटेड, किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड, ये जो हैं इसके बेनिफिशियरी होंगे। लेकिन इनमें से आपको फोकस में क्या रखना है? आपको रखना है टाटा स्टील, ठीक है, टाटा को फोकस में रखना है, JSW को फोकस में रखना है एंड जिंदल स्टेनलेस को आप फोकस में रख सकते हैं। तो इन तीनों स्टॉक्स को आप फोकस में रख सकते हैं। अगेन डिप्स पे ही बाय करना है। Next is solar power. Production linked incentives worth 195 billion rupees for solar modules to boost local manufacturing. अब इससे किसको बेनिफिट होगा? सोलर एनर्जी से बेनिफिट करने वाले जो मेजर स्टॉक्स हैं वो है टाटा पावर, सुजलॉन एनर्जी, अदानी एंटरप्राइजेस एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। इनमें सिर्फ आपको 3 में फोकस रखना है, टाटा पावर, अदानी एंटरप्राइजेस एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। नाउ सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इस वजह से आया क्योंकि गवर्नमेंट का प्लान है कि 80 लाख हाउसेस बनाने का अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। तो उसके तहत जब घरें बनाई जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि सीमेंट बेसिक चीज़ है जिसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इसमें आपको रखना है फोकस में अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, बिरला कॉर्प एंड ACC लिमिटेड। चारों ही अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है। नेक्स्ट इज टेलीकम्युनिकेशन एंड डेटा सेंटर। तो 5G का जो ऑक्शन लॉन्च होगा इस साल, उसकी वजह से बूस्ट मिलेगा भारती एयरटेल को, रिलायंस इंडस्ट्रीज को, वोडाफोन आइडिया को, MTNL को, HFCL, तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। इनमें आपको फोकस किस में रखना है? फोकस रखना है आपको भारती एयरटेल पे, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे और तेजस नेटवर्क पे। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स अगेन। सो जैसा कि हम शुरू से जानते हैं कि इस गवर्नमेंट का मेजर फोकस रहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज को डिजिटाइज करने का। सो डिजिटल फाइनेंस विल बी आवर नेक्स्ट फोकस, जिसमें कि 197 कम्युनिकेशन जो कि पेटीएम है, ठीक है, तो उनका उसको फोकस में रखना है। बाय ऑन डिप्स पे आपको लेना है। ऑलरेडी वो काफ़ी करेक्ट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, तो आने वाले टाइम में ये आगे रिकवर कर सकता है और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको बना के दे सकता है। बट हाँ, लोअर लेवल्स पर ही आपको बाय करना है, ठीक है, हायर लेवल्स पे नहीं बाय करना है। नेक्स्ट इज डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। सो गवर्नमेंट ने इस बजट में क्लियरली ये इंडिकेट किया है या बताया है कि जो अब तक इंपोर्ट हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा होता था गवर्नमेंट डिफेंस इक्विपमेंट्स का, वेपन्स का, जिसको आगे प्लान है कि कम किया जाए, काफ़ी ज़्यादा उसको जो इंपोर्ट है उसको कम करके इन हाउस ही इन सबको बनाया जाए। दैट मीन्स कि भारत के अंदर ही सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स, वेपन्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएं। अब इससे फ़ायदा किसको होगा? इससे फ़ायदा होगा L&T लिमिटेड को, भारत फोर्ज लिमिटेड को, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। साथ ही ड्रोन्स का भी इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। गवर्नमेंट उसको काफ़ी ज़्यादा पुश कर रही है कि ड्रोन्स को यूज़ किया जाए एग्रीकल्चर में प्लस डिफेंस सेक्टर में। तो उससे किसको फ़ायदा होगा? ज़्यूस, न्यूमरेक्स, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एंड बोटलैब डायनामिक्स।
सो ये वो स्टॉक्स है जिन पे आप फोकस रख सकते हैं एंड एक अलग से अपना वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं बजट 2022 के नाम से, एंड उसमें सारे स्टॉक्स आप रख सकते हैं। प्लस उनको फोकस में रखिए, जब भी आपको डिप्स में मिले उनको एक्यूमुलेट कर लीजिए। सो अब क्विकली बात कर लेते हैं निफ्टी के चार्ट के बारे में। तो डेली चार्ट पे है हम निफ्टी के, तो क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हैमर कैंडल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है ऑन डेली चार्ट। प्लस MACD यहाँ देखेंगे तो MACD में भी बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक हुआ नहीं है पर इंडिकेशन यही है, क्योंकि जो MACD लाइन है वो सिग्नल लाइन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्लस जो हिस्टोग्राम है ये भी कॉन्वर्ज होता हुआ दिख रहा है। तो अगर MACD के बारे में आपको नहीं पता है कि MACD को कैसे देखा जाता है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। और उसके साथ ही और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो वहाँ से जाके आप सीख सकते हैं। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले अपडेट्स आप मिस आउट ना करें। इसके बाद कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आप अभी ले सकते हैं और कौन से लेवल्स पे लेना है, वो भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और वो डाल दूंगा। उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको पता है कहाँ पे आपको मिलेगा, सो जाइए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। नाउ ये जो हैमर कैंडल बना है ये क्लियरली शो कर रहा है कि आने वाले टाइम में निफ्टी हमको एक बुलिश रैली दिखा सकता है। प्लस यहाँ पे अगर आप RSI पे फोकस करेंगे तो RSI भी यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्दो अभी 50 के लेवल पे है, बट ये स्लैंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर ये 50 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आने वाले टाइम में हमें अच्छा खासा रैली दिख सकता है। नाउ अब बात कर लेते हैं इंट्राडे चार्ट पे और क्या लेवल्स हो सकते हैं कल के दिन के लिए, वो भी हम देख लेंगे। सो अब हम हैं निफ्टी के इंट्राडे के चार्ट पे। 5 मिनट्स का ये चार्ट है और क्लियरली इसमें देख सकते हैं यहाँ पे एक पैटर्न मैंने बनाया हुआ है। इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, क्योंकि नीचे की तरफ बना है। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये वाला, दिस इज कॉल्ड द नेक लाइन। ठीक है, ये है नेक लाइन। नाउ ये हमें इस तरह का पैटर्न जब भी बनता है तो ये हमें शो करता है कि आने वाले टाइम में मार्केट जो है, मतलब क्योंकि ये इंट्राडे पे बना है तो ऑब्वियसली कल के दिन हमें एक बुलिश मोमेंटम ये दिखा सकता है। अगर ये आवरली चार्ट या डेली चार्ट पे बनता है तो दैट मीन्स कि आने वाले कुछ टाइम में, शॉर्ट टर्म में एक बुलिश रैली हमें दिख सकता है। बट क्योंकि इंट्राडे में बना है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल के दिन एक बुलिश मोमेंटम हमें मिलेगा। नाउ एंट्री लेवल मेरी क्या रहेगी, कौन से लेवल्स पे मैं फोकस रखूंगा, वो है ये वाला लाइन, ये जो नेक लाइन है। अगर इसके ऊपर क्रॉस करके यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो फर्दर हमें ऊपर की तरफ एक रैली दिख सकता है। नाउ अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूं, ठीक है, ऑब्वियसली मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा या फिर निफ्टी का फ्यूचर बाय करूंगा। जैसे प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाएगा मुझे SL को ट्रेल करते जाना है। ठीक है, मैं ये नहीं करूंगा कि वेट करूंगा कि कब मेरा टारगेट हिट हो एंड तभी मैं निकलूं, अदरवाइज SL लेके निकल जाऊं। नहीं, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्विकली मैं अपना जो SL है उसको शिफ्ट करके कॉस्ट पे ले आऊंगा, धीरे धीरे उसको ट्रेल करता रहूंगा। दूसरा चीज ये है कि क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश है तो हो सकता है कि यहाँ पे टच करके ये वापस नीचे आए। बट अगर नीचे आता है तो ये जो लेवल है 17,500, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल के दिन। इसके नज़दीक आके हो सकता है मार्केट वापस से रिट्रेस करे। तो यहाँ पे भी अगर मुझे एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है इंडिकेटर से, MACD, RSI, ADX से, तो यहाँ पे भी मैं एक कॉल का एंट्री ले सकता हूँ, कॉल बाय कर सकता हूँ। कौन से लेवल पे, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। इस लेवल पे अगर मार्केट मान लो यहाँ पे ऊपर नहीं कट करता है या कट कर भी लेता है, उसके बाद फॉल होके यहाँ पे आता है और यहाँ पे अगर वो सस्टेन करता है इस सपोर्ट पे विच इज 17,500, तो यहाँ पे एक कॉल का पोजीशन मैं ले सकता हूँ, एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकता हूँ, बिकॉज की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट कंडीशन इज कि MACD, RSI और ADX से सिग्नल पॉजिटिव मिलना चाहिए तभी। अगर आपको नहीं पता है कि ADX कैसे यूज करते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप देख सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पे एक चैनल है, ठीक है, एक सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया है, ट्रेंड लाइन। ऑल्दो इस सपोर्ट को आज इसने ब्रेक किया है यहाँ पे, बट ये हम वोलेटिलिटी इफेक्ट बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ बजट। तो ये जो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है इसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले जो इसने सपोर्ट लिया उसको कंसीडर करके मैंने ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो फर्दर हमें डाउन साइड की तरफ ये जो है 17,250 के लेवल्स या 17,200 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट जब तक ये चैनल इंटैक्ट है, जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है, तब तक मार्केट ऊपर की तरफ ही जाता हुआ नजर आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 17,500 का लेवल। सो अब हम हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे। सो बैंक निफ्टी का अगर आज का कैंडल आप देखेंगे तो क्लियरली ये एक डोजी कैंडल यहाँ पे बना रहा है।
बट इसका मतलब ये नहीं है कि कल बैंक निफ्टी यहाँ से गिर जाएगा या ये एक नेगेटिव सिग्नल है। डोजी कैंडल का मतलब है कि एक न्यूट्रल सिग्नल दे रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, बट इसका इंडिकेशन हमें नीचे इंडिकेटर से मिलेगा। ठीक है, तो RSI देखेंगे तो RSI 60 प्लस है, 60.99 है, तो दैट मीन्स कि RSI यहाँ पे पॉजिटिव है। एंड MACD भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर हमें MACD दिखा रहा है, अभी तक हुआ नहीं है सक्सेसफुली बट दिखा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है। बाकी के लेवल्स हम इंट्राडे के लेवल पे देखते हैं, इंट्राडे के चार्ट पे देखते हैं। तो अब हम हैं बैंक निफ्टी के इंट्राडे के चार्ट में, और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो क्लियरली यहाँ पे भी मैंने ये पैटर्न ड्रॉ किया है जो कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। नाउ ऑब्वियसली जैसे इस पैटर्न का मैंने आपको निफ्टी में भी बताया, निफ्टी में भी सेम पैटर्न बन रहा है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट डे एक बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि ये इंट्राडे के चार्ट पे बन रहा है। तो अब लेवल्स क्या होंगे, देखिए ये जो नेकलाइन है, ये जो येलो वाला आप लाइन देख रहे हैं, ये इसका नेकलाइन है। अगर ये इसके ऊपर क्रॉस होता है और यहाँ पे सस्टेन होता है तो हमें ऊपर 38,800 का लेवल देखने को मिल सकता है, और वो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो आप पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। नीचे की साइड की बात करें, 38,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, इमीडिएट सपोर्ट है, ठीक है, जो कि आज ब्रेक नहीं हुआ, जस्ट इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो अगर ये सस्टेन कर जाता है, कल बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट गैप अप ओपन हो, बैंक निफ्टी भी और निफ्टी भी। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो मार्केट बुलिश रहेगा, लेकिन अगर ये लेवल तोड़ देता है और इसके नीचे सस्टेन हो जाता है तो हमें 38,250 का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये वाला। और फर्दर ये अगर टूटता है तो 38,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। 38,000 एक इंपॉर्टेंट और मेजर सपोर्ट है, ठीक है, तो ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा मार्केट में बेयरिश सेंटीमेंट वापस नहीं आएगा। साथ ही यहाँ पे एक आप पतला सा लाइन देख रहे होंगे, ये एक चैनल सपोर्ट है और इसी का ये चैनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये एक पैरेलल चैनल यहाँ पे बैंक निफ्टी बना रहा है, तो होपफुली अभी फिलहाल कुछ टाइम तक बैंक निफ्टी इसी चैनल में ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो अगर ऊपर जाता है तो इस लेवल पर ही ये वापस रेजिस्टेंस फेस करेगा एंड उसके बाद नीचे आएगा। देखते हैं कब जाके ये चैनल तोड़ता है, बट फिलहाल मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी अब आगे के टाइम में, आगे के कुछ दिनों में हमें 38,800 का लेवल एंड 39,000 का लेवल तोड़ता हुआ दिखा सकता है। सो कल के दिन के लेवल्स क्लियरली इसमें मेंशन्ड है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो।